जी साथियों, आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अगले वीडियो में हम बस सामान्य ज्ञान के बारे में चर्चा किए थे और किस प्रकार का प्रश्न आता है आप लोग पढ़ भी लिए होंगे। अभी हम लोग इसका क खंड पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन आया है। क खंड में है शिक्षण अभिरुचि, इसे टीचिंग एप्टीट्यूड्स कहते हैं। अगर हम इसका उत्तर देते हैं तो हमें अपने आप को शिक्षक मानकर प्रश्न का उत्तर देना होता है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं और ध्यान से पढ़ते हैं कि प्रश्न किस प्रकार का आया था 2022 में। और हम लोग जो 2023 में परीक्षा दिए हैं उसका क्वेश्चन पेपर अभी तक वेबसाइट में उपलब्ध नहीं कराया गया है, इसीलिए मैं 2022 का ही आप लोग के सामने लाया हूँ। अगर 2023 का भी आ जाता है तो मैं वो भी इसमें चर्चा कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1 नंबर है, देखिए, जब एक शिक्षक विद्यार्थियों को कक्षा में पढ़ा रहा होता है तो इस प्रकार के संप्रेषण को कहते हैं। तो इस प्रकार के संप्रेषण को क्या कहते हैं? जब एक शिक्षक पढ़ा रहा होता है कक्षा में तो इस प्रकार के संप्रेषण को क्या कहते हैं? देखिए, समूह संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण, अंतवैयक्तिक संप्रेषण और शाब्दिक संप्रेषण। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों शाब्दिक संप्रेषण। 2 नंबर है, एक प्राचार्य के रूप में स्कूल में किसी शिक्षक की गुणवत्ता का मूल्यांकन कैसे करोगे? यानी एक प्राचार्य के रूप में स्कूल में किसी शिक्षक की गुणवत्ता का मूल्यांकन हमें कैसे करना है? तो इसका ऑप्शन में है कि देखेंगे कि शिक्षक कक्षा में निर्देश कैसे देता है, उनके आत्म मूल्यांकन को कैसे जांचेंगे, उनके विषय में विद्यार्थियों के निष्पादन की तुलना करेंगे, किसी स्वतंत्र प्राधिकारी की सेवा लेंगे। तो इसका सही आंसर होगा कि उनके आत्म मूल्यांकन को जांचेंगे। ख, कक्षा में शिक्षण आरंभ करने से पहले आप क्या करोगे? कक्षा में शिक्षण आरंभ करने से पहले आप क्या करोगे? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ग, कक्षा में सबसे पहले विषय के बारे में हम बताएंगे। अगर हम किसी भी कक्षा में सबसे पहले शिक्षण आरंभ करते हैं तो सबसे पहले हमें कक्षा में विषय के बारे में बताना होता है। तो इसका सही आंसर होगा ग। एक शिक्षक के लिए निम्न का प्रदर्शन आवश्यक है। तो इसमें से कौन सा प्रदर्शन एक शिक्षक के लिए आवश्यक है? तो इसका सही आंसर होगा ग, विद्यार्थियों के साथ संयम व लचीलापन। 5 नंबर है, कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका होती है समूह निदेशक की, समूह के नेता और मार्गदर्शक की, एक प्रेरक की और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ख, यानी समूह के नेता और मार्गदर्शक। शिक्षक हमारे लिए मार्गदर्शक के रूप में ही हमेशा कार्य करते हैं, तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा समूह के नेता और मार्गदर्शक की। 6 नंबर है, नवीन संचार माध्यमों जैसे टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल आदि से संप्रेषण को कहा जा सकता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ग, यानी सूचना रंजन। इस सभी जितने भी संचार माध्यम हैं तो इस सभी से हमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल आदि से जो संप्रेषण होता है उसमें हमें सूचना भी मिलता है, तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा सूचना रंजन। 7 नंबर है, कक्षा में एक शिक्षक के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है? कक्षा में एक शिक्षक के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है? इसका सही आंसर होगा क, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदमय बनाना। यानी हम जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो चलती है क्लास में, तो उस प्रक्रिया को आनंदमय बनाना, ना कि वो कक्षा हमारे लिए बोरिंग हो जाए और विद्यार्थी अच्छे से पढ़ ना पाए। तो इसीलिए उस प्रक्रिया को आनंदमय बनाना चाहिए। इसलिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों क, कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदमय बनाना।
आपकी समझ से शिक्षक का प्राथमिक कार्य क्या है? इसका सही आंसर होगा ख, कि सबसे प्राथमिक कार्य है विद्यार्थी अधिगम को प्रेरित व निर्देशित करना। यानी विद्यार्थी जो चीज़ सीख रहे हैं उसे सीखने के लिए हमेशा प्रेरित करना और उसे हमेशा निर्देशित करना कि वो गलत रास्ते पर ना जाए, और हमेशा उस अधिगम प्रक्रिया को करने के लिए हमेशा प्रेरित और निर्देशित होते रहे। तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों ख, विद्यार्थी अधिगम को प्रेरित व निर्देशित करना। 9 नंबर है, कक्षा में शिक्षण क्रिया के प्रभावी होने के लिए क्या अति आवश्यक है ना? तो इसका सही आंसर होगा क। देखिए, रोचक छात्र शिक्षक अंतःक्रिया। यानी कक्षा में शिक्षण कार्य प्रभावी होने के लिए एक छात्र और शिक्षक के बीच में अंतःक्रिया रोचक पूर्ण होना चाहिए, तब कक्षा जो है प्रभावपूर्ण हो सकती है। इसीलिए इसका सही आंसर होगा रोचक तथ्य शिक्षक अंतःक्रिया। किस प्रकार के शिक्षक छात्र संबंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ख, यानी शिक्षक और छात्र के बीच में संबंध कैसा होना चाहिए? सौहार्दपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण होना चाहिए। 11 नंबर है, छात्रों में लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? पहला है अंक देने में उदारता। क्या ज़्यादा मार्क्स दे देने से टीचर अच्छे कहलाते हैं? छात्रों के साथ घनिष्ठता, अच्छे गहरा संबंध होना चाहिए। छात्रों के समस्या समाधान में मदद, अपने काम से मतलब। और घ नंबर जो है, अपने काम से मतलब रखने से क्या छात्रों में शिक्षक की लोकप्रियता बढ़ सकती है? नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ग, कि छात्रों के समस्याओं का समाधान में मदद मिलनी चाहिए। 12 नंबर है, कक्षा में शिक्षण प्रारंभ करने से पहले एक अच्छे शिक्षक को क्या करना चाहिए? कक्षा में शिक्षण आरंभ करने से पहले एक अच्छे शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका सही आंसर होगा सबसे पहले विद्यार्थियों में रुचि पैदा करना चाहिए, तभी ही शिक्षण कार्य सफल हो पाता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ग, विद्यार्थियों में रुचि पैदा करना। 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि पिछली बेंच पर बैठने वाले बच्चे कक्षा में हमेशा बात करते रहते हैं तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए, पहला ऑप्शन है उनको दंड देना चाहिए। जो कर रहे हैं उन्हें करने दें। अगर जो कर रहे हैं उन्हें करने दें तो पूरी कक्षा शिक्षण प्रक्रिया जो है बिगड़ जाएगी। पढ़ने वाले भी बच्चे जो हैं डिस्टर्ब हो जाएंगे और अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। ग, प्राचार्य को सूचना दे देना। सूचना देने से भी काम नहीं चलेगा, बच्चे तो ऐसे ही बदमाशी करते रह जाएंगे। घ है, उनको आगे वाली बेंच पर बैठने को कहें। तो सबसे आसान और सबसे प्रभावी इसी को बोल सकते हैं कि जो बच्चे विद्यार्थी जो बच्चे हैं कक्षा में हमेशा पिछली बेंच पर बैठते हैं और बातें करते रहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? शिक्षकों को आगे वाली बेंच पर बैठा देना चाहिए ताकि वो ध्यान से सुने और किसी और को डिस्टर्ब भी ना हो। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों घ, उनको आगे वाली बेंच पर बैठने को कहें। 14 नंबर है, छात्रों को अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? यानी ऐसा कौन सा विधि है जिसमें छात्र अधिक से अधिक भाग ले सकें? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, देखिए ख, चर्चा विधि। चर्चा विधि में क्या होता है? सभी सामूहिक रूप से किसी एक विषय पर चर्चा करते हैं। व्याख्यान विधि में शिक्षक ही सिर्फ हमें व्याख्यान देते रहते हैं, तो इसमें हम सहभागिता नहीं ले सकते हैं और ना ही हम सहभागिता का
हिस्सा ले सकते हैं। तो इसमें सही आंसर होगा चर्चा विधि। चर्चा विधि में हम छात्र को अधिक से अधिक सहभागिता करने के लिए सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा चर्चा विधि। 15 नंबर है, ग्रामीणों में साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए आप संप्रेषण की किस विधि का उपयोग करेंगे। यानी गांव में बहुत लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो इसीलिए साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसका सही आंसर होगा ख, यानी प्रदर्शन विधि। हमें किसी भी चीज़ को प्रदर्शन करके बताना होगा, उनके महत्व के बारे में बताना होगा, तभी ही उनके अंदर एक लगन और एक मतलब शिक्षा के प्रति उनके अंदर एक भावना जागृत होगी। प्रदर्शन करना ही भी चाहिए। और ग्रामीणों में साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शन विधि सबसे अच्छा विधि है। 16 नंबर है, सुनने में अक्षम बच्चे से संप्रेषण स्थापित करने के लिए किसी अध्यापक को कौन सी तकनीकी का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। इसका सही आंसर होगा ख। देखिए, सुनने में अक्षम बच्चे यानी जो नहीं सुन पाते हैं, तो उनको संप्रेषण स्थापित करने के लिए अध्यापक को कौन से तरीके अपनाने चाहिए। उनको क्या है, संकेत के माध्यम से बताना चाहिए। कौन से संकेत? शाब्दिक संकेत नहीं, अशाब्दिक यानी इशारों से। यानी जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं तो संकेत के माध्यम से, अशाब्दिक संकेत से अपना प्रक्रिया दे सकते हैं और संप्रेषण कार्य भी सफल हो सकता है। इसीलिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों अशाब्दिक संकेत। 17 नंबर है, शिक्षण का मुख्य ध्येय क्या है, यानी उद्देश्य क्या है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य देखिए, पहला है तर्क क्षमता का विकास करना, सोच समझ की क्षमता का विकास करना, सूचना प्रदान करना। इसका सही आंसर देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा घ। क और ख दोनों होगा, यानी तर्क क्षमता का विकास करना। ये तो बाद की बात है। सबसे पहले हमें सोच समझ की क्षमता का विकास करना होता है विद्यार्थियों के अंदर, कि उनकी क्षमता, सोचने की क्षमता कहाँ तक है। और सूचना प्रदान करती है शिक्षण। किसी भी जो हम कौशल सीखते हैं, जो शिक्षण हमें मिलती है, सूचना मिलती है किसी भी विषय के बारे में, तो इसका सही आंसर होगा घ, यानी ख और ग दोनों होगा, यानी घ। इसका सही आंसर होगा घ। 18 नंबर है, विद्यालय प्रबंधन हेतु व्यवहारिक उपाय है, यानी विद्यालय के लिए सही प्रबंधन करना कौन सा उपाय सही होगा। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन में है स्टाफ समिति, छात्र समिति, अभिभावक समिति, विद्यालय पर निर्भर करता है। देखिए, विद्यालय के लिए प्रबंधन करना है तो इसमें छात्र समिति भी कुछ नहीं करेंगे, अभिभावक भी नहीं करेंगे, और स्टाफ समिति यानी विद्यालय में जितने हैं सभी स्टाफ समिति भी मिलकर विद्यालय की प्रबंधन नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर होगा वो विद्यालय पर ही निर्भर करता है। इसका सही आंसर होगा घ। 19 नंबर है, नैतिक मूल्य का विकास किया जा सकता है। देखिए, नैतिक मूल्य का विकास कैसे किया जा सकता है बच्चों में। ऑप्शन पढ़िए। क नंबर है, महान व्यक्तियों की कहानियां सुनाकर, मूल्यों पर व्याख्यान द्वारा, यानी कोई भी मूल्य, समाज की जो मानदंड है, कोई भी मूल्य है, आदर्श है, उसमें सिर्फ हम व्याख्यान ही देंगे तो बच्चे के अंदर नैतिक मूल्य का विकास नहीं होगा, और कहानी भी सुनाएंगे तो नहीं होगा। ग है आदर्श व्यक्ति बनकर, तो ये सही लग रहा है, क्योंकि बच्चों के सामने हम एक शिक्षक जो है, बच्चों के लिए एक आदर्श शिक्षक होना चाहिए। तो शिक्षक ही अगर आदर्श व्यक्ति बन जाए तो उनके अंदर स्वयं ही नैतिक मूल्य का विकास किया जा सकता है।
और घ नंबर है धार्मिक शिक्षाओं को अनदेखा कर। धार्मिक शिक्षाओं को अनदेखा कर, हाँ, धार्मिक शिक्षाओं के बारे में सभी की धर्म अलग अलग होती है, तो इसीलिए इसको अनदेखा भी कर देना चाहिए। लेकिन नैतिक मूल्य का विकास किस तरह किया जा सकता है? आदर्श व्यक्ति बनकर। इसका सही आंसर होगा ग। 20 नंबर है विद्यालय में सहपाठ्यगामी गतिविधियों का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? देखिए, विद्यालय में जो सहपाठ्यगामी गतिविधियां होती है, जितने भी गतिविधि पाठ्यक्रम के अलावा, तो इनका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। इसका तो पहले में ही आंसर मिल गया, इसका सही आंसर होगा क, यानी बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। 21 नंबर है सफल विद्यालय प्रबंधन की विशेषता है। देखिए, सफल विद्यालय प्रबंधन किस प्रकार हो सकती है? इसका सही आंसर देखिए, इसका सही आंसर होगा घ। क्यों? क्योंकि क में लचीलापन, ख में व्यवहार्यता, धन के रूप में लाभ, धन के रूप में लाभ करने से विद्यालय की सही प्रबंध नहीं हो सकती है। और घ जो है देश के सामाजिक और राजनीतिक दर्शन के अनुरूप, यानी हमारे देश की स्थिति कैसी है उसी के अनुरूप विद्यालय की प्रबंधन भी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा घ, यानी देश के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन के अनुरूप। 22 नंबर है विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास के लिए अध्यापक को उसके किस गुण को सर्वाधिक प्रोत्साहन देना चाहिए? देखिए, एक विद्यार्थी के बौद्धिक विकास को बढ़ाने के लिए अध्यापक को सबसे पहले किस गुण को सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए? इसका सही आंसर होगा जिज्ञासा। यानी बच्चे के अंदर अगर जिज्ञासा है तो किसी भी कठिन कार्य को, किसी भी समस्याओं को हल करने के लिए अपनी बुद्धि क्षमता का प्रयोग कर सकता है। तो इसीलिए बौद्धिक विकास के लिए सबसे पहले जिज्ञासा बढ़ाना चाहिए बच्चों में। 23 नंबर है शिक्षण विधि के चयन में ध्यान में रखी जाने वाली बात क्या है? देखिए, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ख, यानी शिक्षण विधि जो हम पढ़ाते हैं उसका सही विधि क्या है बच्चों के सामने। तो सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात यह है कि विद्यार्थियों का मानसिक स्तर को हमें जान लेना चाहिए कि विद्यार्थियों का मानसिक स्तर कितना है। हर विद्यार्थियों में किसी का ज़्यादा, किसी का कम होता है, कोई पाठ जल्दी समझ जाता है, कोई लेट से समझता है। तो इसीलिए शिक्षण विधि के चयन में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विद्यार्थियों का मानसिक स्तर कैसा है। इसका सही आंसर होगा ख। 24 नंबर है, देखिए, आदिका नियमित रूप से गृह कार्य नहीं करके ला रही है तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? यानी वो बार बार यही गलती करती है ना, और कभी भी होमवर्क करके नहीं लाती है, गृह कार्य करके नहीं लाती है, तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, ऑप्शन में अन्य शिक्षकों से चर्चा करेंगे। अगर वो होमवर्क करके नहीं लाती है, वो अगर हम चर्चा करने जाएंगे दूसरों शिक्षक के पास, तो क्या होमवर्क करके लाएगी? नहीं। ख है उसे प्रधानाचार्य कक्ष में भेज देंगे। अब उनको बोलेंगे कि आप हेडमास्टर के पास चले जाइए जो बच्चा होमवर्क करके नहीं आता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। ग नंबर है कारण जानने का प्रयास करेंगे। ये होगा सही आंसर कि आदिका जो है गृह कार्य करके क्यों नहीं ला रही है, तो हमें सबसे पहले उसके कारण को जानने का प्रयास करना चाहिए। और घ नंबर है अभिभावकों को सूचित करेंगे। सिर्फ सूचना देने से वो बच्चा जो है आदिका नियमित रूप से गृह कार्य करके नहीं ला पाएगी। किसी को भी, जैसे हम प्रधानाचार्य को भी सूचना दे देंगे और शिक्षकों से भी चर्चा करेंगे, अभिभावक को भी सूचना दे देंगे, तो इससे वो गृह कार्य करके नहीं लाएगी। सबसे पहले हमें उसके कारण जानने का प्रयास करना होगा। तो इसका सही आंसर होगा ग, कारण जानने का प्रयास करेंगे। 25 नंबर है, लास्ट है, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को चोरी करने की आदत है,
तो आप क्या करेंगे? तो हमें क्या करना चाहिए? यदि हमारे विद्यार्थी अगर कक्षा में चोरी करने की आदत उसे पड़ जाती है, तो क्या करेंगे? हमें क्या करना चाहिए? देखिए, पहला ऑप्शन है कारण जानने का प्रयास करेंगे, उसकी नियमित गतिविधियों का निरीक्षण करेंगे, उसे दंड देंगे, अभिभावकों से उसकी आदत की चर्चा करेंगे। सबसे पहले घ नंबर तो वैसे ही हम काट देंगे, क्योंकि चर्चा करने से वो बच्चे में जो चोरी की आदत है वो कभी कम होने वाली नहीं है। दंड देंगे, अगर हम उसे दंड देंगे, सजा देंगे, तो वो और ही चोरी करने की आदत उसमें धीरे धीरे और तीव्र हो जाएगी। ख नंबर है उसकी नियमित गतिविधियों का, यानी हमेशा वो क्या क्या कर रहा है उसके ऊपर हमें निरीक्षण करना होगा। तो इसका सही आंसर होगा ख, उसकी नियमित गतिविधियों का हमें निरीक्षण करना पड़ेगा। तो अगले में इस वीडियो में इतना ही तक रहने देता हूँ। इसके आगे है यानी हिंदी साहित्य का इतिहास से है। देखिए ग खंड है, आप देख लीजिए कि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। इसके लिए मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा और इसका डिस्कशन भी कर दूंगा। आप वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा। आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर इसके बावजूद आपको अगर मन में अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अभी लगातार प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि जितने भी नए नए बच्चे हैं केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा बीएड की तैयारी कर रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि आप सभी को एक दिशा मिले कि किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए। और आशा करता हूँ कि आप सभी को इस चैनल से मदद मिलने वाली है। तो आप ध्यान से पढ़िएगा। आप सभी को परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।